क्लास 11th का चैप्टर कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। वेल बच्चों, इस चैप्टर से काफी बार बहुत से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्कोरशाला आप लोगों के लिए लेके आया है ये पूरा का पूरा चैप्टर इन दिस सिंगल वीडियो। इस वीडियो की हेल्प से आप इस पूरे चैप्टर को अच्छे से कवर कर सकते हैं। अभी तक अपन ने प्रोडक्शन की बात कर ली है, उसके बाद में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनकी कॉस्ट क्या होती है इसके बारे में अपन ने बात कर ली है। ठीक है, इन ऑल यहाँ पे अपन ने प्रोडक्शन कॉस्ट कंप्लीट कर लिया है। ओके, अब यहाँ पे बारी आती है कि जो भी हमने प्रोड्यूस किया है उसे हमें क्या करना है, मार्केट में सेल आउट करना है। राइट, जब हम मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं तो बदले में हमें कुछ इनकम जनरेट होती है, यानी कि हम हमारी जो अगर कंपनी है तो हमारी कंपनी का यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता है। राइट, सो इससे आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा पा रहे होंगे कि अब हम यहाँ पे क्या स्टार्ट करने वाले हैं। अब यहाँ से हम एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं विच इज रेवेन्यू। ओके, कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू। तो जब हम बात करते हैं कि व्हाट इज रेवेन्यू, आखिर रेवेन्यू है क्या, तो अभी तक हमको ये दो लाइन में पता लग गया है कि जब भी हम हमारा प्रोडक्शन मार्केट में सेल आउट करते हैं बदले में हमारी कंपनी को कुछ इनकम जनरेट होती है। राइट, और इसी को अपन रेवेन्यू के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखो इस रेवेन्यू के अंदर क्या होता है कि हमारी जो कॉस्ट है उसको कट कर देते हैं तो हमारा इसके अंदर प्रॉफिट भी इंक्लूडेड होता है। बिल्कुल, तो इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। रेवेन्यू कितने टाइप का होता है इसके बारे में भी अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो जब अपन रेवेन्यू की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं या फिर जैसे अभी इसको वर्बली अपन समझ चुके हैं, है ना। अब जब बात आती है कि आपको रेवेन्यू की डेफिनेशन वहां पे लिखनी होती है तो उस पॉइंट पे आपकी जो डेफिनेशन है वो किस टाइप की होगी इसको एक बार आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, सो अ कंपनीज रेवेन्यू, किसी भी कंपनी का रेवेन्यू क्या होता है, इज व्हाट इट अर्न्स, जो कि वो अर्न करती है कहां से, फ्रॉम सेलिंग द कमोडिटीज। जो भी कमोडिटी वो प्रोड्यूस करी है उसने अभी तक अपनी कॉस्ट लगा के, अब क्या करना है, अब उसको सेल आउट करना है। और सेल आउट करने से उसको जो भी यहाँ पे इनकम अर्न होगी वो उस कंपनी की रेवेन्यू कहलाएगी। ओके, एंड सर्विसेज टू कंज्यूमर्स विच आर इट्स नॉर्मल बिजनेस परस्यू। अब यहाँ पे अगर किसी कंपनी ने बिजनेस परस्यू करने का सोचा है तो सिर्फ इसलिए तो नहीं सोचा है कि भाई उसे इकोनॉमी का वेलफेयर करना है। हाँ, समवेयर इन बैक ऑफ द माइंड कहीं ये चीज तो होगी कि हाँ भाई वेलफेयर तो करना ही है इकोनॉमी का, नो डाउट। लेकिन अब यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जब किसी तरीके का बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका जो मेन एम होता है वो होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, यानी कि अपने प्रॉफिट को यहाँ पे बढ़ाना। ठीक है, और इसी थॉट को लेकर के कोई भी बिजनेसमैन अपना जो बिजनेस है उसे परस्यू करता है। ठीक है, कि भाई बदले में उसे क्या जनरेट होगी, उसका रेवेन्यू जनरेट होगा। ठीक है, सो यहाँ पे कोई भी कंपनी जब अपनी कम्युनिटीज को बेचती है, सर्विसेज को बेचती है और बदले में उन्हें कंपनी को क्या यहाँ पे मिलती है, क्या अर्न करती है, रेवेन्यू यहाँ पे ये अर्न करती है, जो कि एक नॉर्मल बिजनेस परस्यू होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टर्नओवर और सेल्स। अच्छा, इस रेवेन्यू को अपन टर्नओवर या फिर सेल्स के नाम से भी जानते हैं। रॉयल्टीज, फीस और इंटरेस्ट में ऑल्सो भी अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू। अपने रेवेन्यू का और कौन कौन सा सोर्स हो सकता है, रॉयल्टीज हो सकती है, फी हो सकती है, इंटरेस्ट हो सकता है। क्लियर, सो इन ऑल रेवेन्यू क्या है, इसका जो बेसिक चीज है वो आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि रेवेन्यू कितनी टाइप का होता है। सो रेवेन्यू आपका यहाँ पे तीन टाइप का होता है। सबसे पहले हम टोटल रेवेन्यू की बात करेंगे, उसके बाद में मार्जिनल रेवेन्यू की बात करेंगे और फिर लास्ट में अपन एवरेज रेवेन्यू की बात करेंगे। जैसे अपन ने कॉस्ट में डिवीजन किया था, प्रोडक्शन में डिवीजन किया था, है ना, और टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड देन एवरेज कॉस्ट, सेम उसी मैनर में हम रेवेन्यू को भी ऐसे मतलब बिट्स एंड पीसेस में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टोटल रेवेन्यू क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। एक कंपनी अपने आउटपुट को, जितना भी उसका टोटल आउटपुट है, जो भी उसने कम्युनिटी प्रोड्यूस करी है, जब उसको सेल आउट करती है तो उसे जो यहाँ पे अर्न होता है ना, जो भी उसे यहाँ पे इनकम अर्न होती है, दैट इज टोटल रेवेन्यू। ठीक है, सो total revenue is the sum total of amount vendor can collect from the sale of commodities। मतलब एक वेंडर ने जितनी भी यहाँ पे कमोडिटीज प्रोड्यूस करी है उन सारी कमोडिटीज को जब वो सेल आउट कर देता है और बदले में जब वो एक पर्टिकुलर, अपन कह सकते हैं, उन सारी कमोडिटीज को बेच के जब वो जो कमा रहा है ना, दैट इज टोटल रेवेन्यू। ओके, अपन यहाँ पे कमोडिटीज को भी कंसिडर कर सकते हैं, फॉर दैट मैटर अपन सर्विसेज को भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, टू द कंज्यूमर। TR is defined as the market cost price of the commodity। अब किसी भी कमोडिटी की मार्केट कॉस्ट प्राइस कितनी है
उससे अपन क्या क्या डिफाइन कर पाएंगे, उससे अपन टीआर इजीली अपन यहाँ पे डिफाइन कर पाएंगे। हमारा टीआर का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे एक बार आप देखें, प्राइस इनटू क्वांटिटी, यानी कि आपने कितनी क्वांटिटी यहाँ पे प्रोड्यूस करी है और आप कितनी क्वांटिटी आप सेल आउट कर रहे हो और उसकी पर्टिकुलर प्राइस कितनी है। टोटल रेवेन्यू के अंदर इन सारी चीजों पे अपन फोकस करते हैं। अगर टोटल रेवेन्यू का आपको फॉर्मूला जानना हो तो ये है, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। क्लियर? सो इस तरीके से आप यहाँ पे अपना टोटल रेवेन्यू निकाल सकते हैं कि भाई आपने कितनी क्वांटिटी सेल आउट, मतलब कितनी क्वांटिटी आपने सेल आउट करके आपने यहाँ पे अर्न किया है, और उस पर्टिकुलर जो आपने अर्न किया है उसकी, मतलब जितनी भी आपने क्वांटिटी बेची उसकी मार्केट में प्राइस कितनी है। ठीक है, सो ऐसे आप टीआर निकाल सकते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज मार्जिनल रेवेन्यू। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एडिशन कर करके हमने क्या किया, इतना सारा पैसा जोड़ लिया। तो मार्केट मार्जिनल रेवेन्यू से आप, मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे कि एक और एडिशनल आउटपुट जो हम सेल आउट करें उससे हमारा रेवेन्यू जो बढ़ता है, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू। सो रेवेन्यू अर्न फ्रॉम द सेल ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट ऑफ और अ यूनिट। हम जब एक नया यूनिट या फिर नया प्रोडक्ट जब हम सेल आउट कर रहे हैं और उससे जो हमें इनकम अर्न हो रही है, उससे जो हमें रेवेन्यू अर्न हो रहा है, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू। रेवेन्यू दैट अ कंपनी जनरेट्स व्हेन इट सेल्स एन एक्स्ट्रा यूनिट। कोई भी कंपनी जब अपना एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल आउट करती है और इस एक्स्ट्रा यूनिट को सेल आउट करने से जो वो इनकम यहाँ पे जनरेट कर रही है, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू आप समझ चुके हैं, आप मार्जिनल रेवेन्यू समझ चुके हैं। मार्जिनल रेवेन्यू आप किस तरीके से निकालेंगे एक बार ये भी आप देख लें। सो मैनेजमेंट यूजेस इट टू एनालाइज कस्टमर्स डिमांड। अब देखो मार्जिनल रेवेन्यू की यहाँ पे जरूरत क्यों पड़ती है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये क्रिएट होता है कि भाई क्यों, व्हाई डू वी हैव टू कैलकुलेट मार्जिनल रेवेन्यू। सो हमें कंपनी की क्या निकालनी होती है, हमें कंपनी को एनालाइज करना होता है, उसकी उसके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, सप्लाई हमें कितनी करनी होगी। तो इसको एनालाइज करने के लिए जो मैनेजमेंट है वो मार्जिनल रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, अपने प्रोडक्शन के स्केड्यूल को अगर प्लान करना है तब मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पे काम आता है, एंड सेट द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट। और इन सब चीजों के से क्या होता है, वो अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस है एग्जैक्टली उसको सेट इजीली कर पाते हैं। ठीक है, सो एमआर इज व्हाट, चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। क्लियर? सो आई होप कि यहाँ तक अभी तक आपको क्लियर हो रहा होगा। ओके, फिर हमारा जो लास्ट कह सकते हैं रेवेन्यू जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, दैट इज एवरेज रेवेन्यू। सो एवरेज रेवेन्यू भी अपन को पता है, टोटल रेवेन्यू अपॉन व्हाट, क्वांटिटी या फिर आउटपुट। सो द एवरेज रेवेन्यू रिप्रेजेंट द रेवेन्यू इनिशिएटेड पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। यानी आपने अपना, मतलब जैसे सपोज करें आपने 50 यहाँ पे कम्युनिटीज प्रोड्यूस करी हैं, 50 कम्युनिटीज आप मार्केट पे बेचना चाह रहे हैं, लेकिन इस 50 कम्युनिटी में से जब आप एक सिंगल कम्युनिटी बेचते हैं तो उससे जो आपको रेवेन्यू अर्न होता है, दैट इज नोन एज एवरेज रेवेन्यू। क्लियर? नाउ इन कैलकुलेटिंग प्रॉफिट पर यूनिट, जब हमें पर यूनिट प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है उस पॉइंट पे एवरेज रेवेन्यू हमें बहुत ज्यादा काम आता है। ठीक है, द एवरेज कॉस्ट इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द एवरेज रेवेन्यू। अब जब देखो हमें पता है कि हमें जब भी प्रॉफिट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, हमारी जो भी कॉस्ट लगती है उसमें से हम रेवेन्यू को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास में यहाँ पे प्रॉफिट आ जाता है। यही हमारा फॉर्मूला होता है। अब जब हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, राइट, जब हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो इस पॉइंट में हम क्या करेंगे कि हमारे रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर देंगे। ओके, प्रॉफिट पर यूनिट, द एवरेज टोटल कॉस्ट इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द एवरेज रेवेन्यू। अच्छा, यहाँ पे ना टोटल रेवेन्यू की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम एवरेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे पर यूनिट या फिर एवरेज प्रॉफिट जो है वो हम यहाँ पे निकाल पाएंगे इजीली। क्लियर? यहाँ तक आपको ठीक है। So it is usually more profitable for an enterprise to manufacture the greatest amount of output. अब यहाँ पे जो भी मैन्युफैक्चरर होगा उसके लिए ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा अगर वो ज्यादा से ज्यादा आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, क्योंकि ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा मार्केट में सेल आउट कर पाएगा, उसका ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। ओके, सो AR इज इक्वल्स टू TR अपॉन Q। इस तरीके से हम हमारा एवरेज रेवेन्यू यहाँ पे कैलकुलेट। आज के इस वीडियो में हम टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू को हम थोड़ा सा डीपली यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है,
तीनों साथ में किस तरीके से वर्क करते हैं, तीनों का जो ग्राफ है वो किस तरीके से होता है, ये सारा का सारा अपन आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ओके, सो एक बार क्विकली हम क्या करेंगे, इन तीनों को ही बहुत ही शॉर्ट में समझेंगे वापस से, ठीक है। कि वापस से मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इससे पहले वाला जो वीडियो था जिसके अंदर अपन ने ओवरव्यू लिया था इस यूनिट का, इस चैप्टर का, तो उसके अंदर अपन ने टीआर, एमआर, एआर को अच्छे से समझा था। अभी क्योंकि हमारा पूरा का पूरा ये जो वीडियो है ये इन तीनों ही चीजों पे बेस्ड है, तो कहीं ना कहीं अपन को इन तीनों ही जो अपन कह सकते हैं टॉपिक्स को एक बार क्विकली अपन को रिवाइज करना होगा। ओके, सो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे रिवीजन में, हम क्विकली इसको दो दो लाइन में रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। सो चलिए देखो, यहाँ पे आपका क्या रहता है, जब भी अपन रेवेन्यू की बात करते हैं, रेवेन्यू क्या होता है ये भी एक बार अपन बात कर लेते हैं। तो जब भी प्रोडक्शन होने के बाद में जब प्रोड्यूसर अपने कम्युनिटी को जब सेल आउट करता है तो उसकी कंपनी को यहाँ पे इनकम जनरेट होती है, वो कुछ ना कुछ अर्न करता है, एंड दैट इज नोन एज रेवेन्यू। ओके, अब यहाँ पे रेवेन्यू ना तीन टाइप का होता है, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू यानी कि जितनी आपने क्वांटिटी यहाँ पे बनाई है आप उसको बेच रहे हैं, एंड प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे टोटल रेवेन्यू निकाल सकते हो, ठीक है। सो टोटल रेवेन्यू क्या है, द रेवेन्यू ऑफ द फर्म that firms get by selling given output is called total revenue. कोई भी फर्म जब अपने गिवन आउटपुट को सेल आउट करता है और बदले में जो वो अर्न करता है, दैट इज टोटल रेवेन्यू। इफ 100 आइसक्रीम स्लैब्स आर सोल्ड एट रेट ऑफ ₹100 पर स्लैब, ठीक है, 100 आइसक्रीम्स यहाँ पे बेची है लेकिन पर स्लैब जो रेट है आइसक्रीम की वो 100 है, तो यहाँ पे टीआर कितना आया, यहाँ पे टीआर हो गया आपका 10,000, ठीक है। इस तरीके से अपने निकाला टीआर, ये जस्ट अभी फॉर्मूला अपन यहाँ पे डिस्कस किया था। ओके, फिर हम बात करते हैं मार्जिनल रेवेन्यू की। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, इट इज द चेंज इन आउटपुट, ठीक है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू व्हेन वन मोर कमोडिटी इज सोल्ड। ओके, सो द चेंज इन टोटल रेवेन्यू व्हेन वन मोर कमोडिटी इज सोल्ड, इस तरीके से हम एमआर निकालते हैं, ठीक है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है। तो ये अपन ने डेप्थ में समझा था लास्ट वीडियो के अंदर। और लास्ट में हमारा आता है एवरेज रेवेन्यू। तो एवरेज रेवेन्यू हमारा क्या होता है, इट इज रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट, और इसको हम निकालते कैसे हैं, टी आर अपॉन क्यू, ठीक है। इस तरीके से अपना एवरेज रेवेन्यू यहाँ पे निकल जाता है। सो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू अपॉन टोटल नंबर ऑफ यूजर्स। ओके, या फिर बेसिकली यहाँ पे बात तो यही कही है, टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी, ठीक है। मतलब अपन पर यूनिट की बात करते हैं एवरेज के अंदर। क्लियर? सो ये सारी चीजें अपने लास्ट वीडियो में देखी थी, एक बार क्विकली अपन इनको रिवाइज कर चुके हैं। अब यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, इन तीनों को टेबुलर फॉर्म में एक बार देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है अपने पास में, टोटल रेवेन्यू है, एवरेज रेवेन्यू है, मार्जिनल रेवेन्यू, और यहाँ पे परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है ये, ठीक है। हम अज्यूम कर रहे हैं दिस इज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, ओके। और परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर हमें पता है कि हमारी प्राइस और हमारा जो एवरेज रेवेन्यू होता है वो दोनों कैसे रहते हैं, बराबर होते हैं, राइट। ओके, सो यहाँ पे AR हमारा कांस्टेंट है, यानी कि हमारी जो प्राइस है वो यहाँ पे हमारी कांस्टेंट है, विच इज ₹10, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे आउटपुट आप देख सकते हैं, आपका आउटपुट बढ़ता जा रहा है 1 2 3 4 5, ठीक है। प्राइस और जो हमारा AR है वो हमारा कांस्टेंट चल रहा है। टोटल रेवेन्यू हम किस तरीके से निकालते हैं ये आपको पता लग गया, 1 into 10 is 10, 2 into 10 is 20, 3 into 10 is 30, 4 into 10 is 40, 5 into 10 is 50। इस तरीके से आपने टोटल रेवेन्यू निकाल लिया है। अब आप MR कैसे निकालते हैं, 20 minus 10 is 10, 30 minus 10 is 10, 40 minus 30 is 10, 50 minus 40 is 10, ठीक है। सो यहाँ पे ओवरऑल आपने क्या कर लिया है, इस पूरी टेबल को आप समझ चुके हैं, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप समझ चुके हैं तो अभी आप गलत सोच रहे हैं, अभी आपने इस पूरी टेबल को अच्छे से नहीं देखा है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताने वाली हूँ, देखिए क्या है कि यहाँ पे आपका AR कांस्टेंट है, साथ ही में आपका MR जो है उसकी तरफ नजर डालिए, आपका MR भी कांस्टेंट है, राइट। सो AR इज कांस्टेंट देन MR, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये एक चीज कहते हैं कि हमारा AR इज इक्वल्स टू MR, राइट, प्राइस। तो ये तीनों चीजें हमारी क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। सो इस टेबल से आपको ये कंक्लूजन निकलता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, नाउ इसमें कुछ और भी रिलेशनशिप्स हैं, उसकी भी बात करते हैं। MR इज सिंपली इन एडिशन टू TR,
MR क्या है बेसिकली, आपके टोटल रेवेन्यू में एक तरीके से एडिशन है, ओके। व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज सोल्ड या फिर प्रोड्यूस, जब आपने एक और यूनिट ऑफ आउटपुट बेचा है तो आपके टोटल रेवेन्यू में थोड़ा सा एक यूनिट का और एडिशन, एंड दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू। इन केस प्राइस इज कांस्टेंट, जब आपकी प्राइस कांस्टेंट रहती है, ठीक है, या फिर हम ये कह दें कि हमारा AR कांस्टेंट है, तो हम ये कहेंगे कि MR इज आल्सो कांस्टेंट, ठीक है। तो इस केस में हम यही कहेंगे कि हमारा MR भी कांस्टेंट है, बीइंग इक्वल टू MR, जिसके अनुसार हम ये कह सकते हैं कि AR इज इक्वल्स टू MR। अगर हमारी प्राइस कांस्टेंट है तो हमारी MR भी यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज कांस्टेंट MR implies कांस्टेंट एडिशन टू TR। अगर हमारी MR कांस्टेंट है तो हमारा टोटल रेवेन्यू के अंदर भी आप देख रहे होंगे कि हमारा जो एडिशन है वो कांस्टेंट चल रहा है, यानी कि सिर्फ 10 हम इंक्रीज कर रहे हैं, ओके। सो TR में भी हम कैसा एडिशन कर रहे हैं, कांस्टेंट एडिशन कर रहे हैं। एक बार आप वापस देखिएगा इस टेबल को, ठीक है। AR आपका कांस्टेंट है, आपका MR कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, आप TR में भी कांस्टेंट इंक्रीज कर रहे हो। 10 + 10 is 20, 20 + 10 is 30, 30 + 10 is 40, 40 + 10 is 50, ओके। सो यहाँ से अब आपको थोड़ा सा कुछ समझ में आ रहा होगा। सो दिस implies that TR with increase at constant rate। सो यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि हमारा जो TR बढ़ रहा है वो कैसी रेट पे बढ़ रहा है, इट इज इंक्रीजिंग विथ कांस्टेंट रेट, ओके। हमारा जो TR है वो कांस्टेंट रेट पे बढ़ रहा है। भाई ये कांस्टेंट ही तो हुई, 10, 20, 30, 40, 50, ओके। सो हियर TR इज इंक्रीजिंग विद द कांस्टेंट रेट, ओके। सो ये तीनों रिलेशनशिप आपको ध्यान में रखने हैं, और इसके अलावा अपन किस बारे में बात करने वाले हैं अब अपन वो देखते हैं, ठीक है, ओके। नाउ अब इसको अपन थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझते हैं, AR को, MR को, TR को। जब हमारी प्राइस कैसी है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो देखो प्राइस कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि अपन कौन से मार्केट की बात कर रहे हैं, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की अपन बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट जो होता है उसी वही एक ऐसा मार्केट है एकमात्र जिसके अंदर अपन प्राइस टेकर होते हैं, है ना। भाई मार्केट फोर्सेस के थ्रू किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की यहाँ पे प्राइस तय हो जाती है, और सभी प्रोड्यूसर्स को वही प्राइस यहाँ पे कंसिडर करने पड़ती है। वो अपने मन से तो कोई प्राइस यहाँ पे लगा नहीं सकते, ठीक है। सो हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि इस मार्केट के अंदर जो प्राइसेस होती हैं दैट इज कांस्टेंट, ठीक है। सो जब हम कांस्टेंट की बात करेंगे तो यू आर टॉकिंग अबाउट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। नाउ अब यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे ये अजम्पशन है कि जो आपकी प्राइस है वो कांस्टेंट है फर्म की, इम्प्लाइंग दैट AR इज इक्वल्स टू MR। तो हमने अभी ये देखा था कि जब हमारी प्राइस कांस्टेंट है तो हमारा MR भी कांस्टेंट होगा, है ना। और ये किसके बराबर है, OP के ये बराबर है, ये देखिए OP के ये बराबर है, प्राइस हमारी कांस्टेंट है इधर, ठीक है। नाउ इफ आउटपुट इज OL, अगर हमारा आउटपुट OL है, सो टोटल रेवेन्यू हमारा कितना हो गया, OL इंटू OP, ठीक है। टोटल रेवेन्यू हमारा कितना हो गया, ये हमारा आउटपुट है, ये हमारा आउटपुट है, ये हमारी प्राइस है, इन दोनों को हम इनटू कर देंगे, ऐसे ही तो हम TR निकालते हैं। सो एरिया ऑफ OLSP, ये हमारा क्या हो जा रहा है, ये वाला पूरा एरिया ये हमारा हो जाता है अब यहाँ पे टोटल रेवेन्यू। सो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो TR है वो क्या है, समेशन ऑफ MR, यानी कि एरिया ऑफ OLSP, ठीक है। मतलब हम सभी यहाँ पे आप देखिएगा अगर हम MR को यहाँ पे एड ऑन करते रहें, जैसे 10 की जगह 10 आ गया, 10 + 10 is 20, 10 10 10 is 30, 10 10 10 10 is 40, then 10 + 10 + 10 + 10 + 10 it's 50। सो यहाँ पे TR क्या है, आपका समेशन ऑफ MR, क्लियर, ऑलराइट। अब यहाँ पे हम दूसरी कंडीशन यहाँ पे कंसिडर करते हैं, जब आपकी प्राइस कांस्टेंट नहीं होगी, और ये कौन से मार्केट में हम देखते हैं, ये देखते हैं मोनोपोली मार्केट में, ठीक है। मोनोपोली में या फिर मोनोपोलिस्टिक में, मोनोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर। सो हमें पता है कि मोनोपोली के अंदर अगर हम एम्फसाइज करके बात करें तो मोनोपोली के अंदर जो प्रोड्यूसर होता है वो खुद अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसको डिसाइड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज भी होती है कि उसे पता है कि भाई पूरे मार्केट के अंदर सिर्फ उसी के पास में वो प्रोडक्ट है, तो उसे पता है कि लोगों के पास में ऑप्शन नहीं है,
ठीक है। तो उसको जो प्राइस यहाँ पे तय करनी है, यानी कि ये यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, वो प्राइस मेकर होते हैं। ओके, वो यहाँ पे खुद की प्राइस बनाते हैं। सो अल्टीमेटली दे आर प्राइस मेकर ओवर हियर, राइट। सो अंडर मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, प्राइस इज इक्वल्स टू AR टेंड्स टू डिक्रीज एज आउटपुट इंक्रीजेस। अब यहाँ पे प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है, आउटपुट जैसे जैसे बढ़ेगा, सो यहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो क्या होंगी, वो डिक्रीज होंगी, राइट। इन सच अ सिचुएशन, अब इस तरीके की सिचुएशन में क्या होता है, आप यहाँ पे एक बार इस टेबल के थ्रू समझें। ये आपकी यूनिट्स हैं 1 2 3 एंड 4, ठीक है। प्राइस यहाँ पे आपकी डिफरेंट है, जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ रहा है प्राइस आपकी क्या हो रही है, कम हो रही है ना। यही जस्ट अभी अपन ने बात करी थी कि आपका आउटपुट बढ़ता है तो प्राइस आपकी क्या हो जाती है, कम होती है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे अपन TR कैसे निकालेंगे, ये हमें पता है, इनको इनटू करके। तो इस तरीके से हमने TR निकाल दिया। MR हमें पता है हम कैसे निकालेंगे, 19 माइनस 10, ओके, देन फिर 27 माइनस 19 एंड 34 माइनस 27। सो हमारा MR यहाँ पे कैसे निकल के आ रहा है, 10 9 8 7, मतलब ये भी डिक्रीज हो रहा है। ओके, सो टोटल रेवेन्यू जो है हमारा वो आप देख सकते हैं 10 से 19 हो रहा है, 19 से 27, 27 से 34। So somewhere total revenue is increasing, but if we talk about MR, it is decreasing. Okay, so when AR is declining, जब हमारा average revenue decline हो रहा है by 0.5, MR is declining by 1, ठीक है। so यहाँ पे जब हमारा AR decline हो रहा है तो हमारा MR क्या कर रहा है, हमारा MR भी यहाँ पे decline हो रहा है by 1। मतलब अगर वो 0.5 से डिक्लाइन हो रहा है AR प्राइस हमारी, तो MR हमारा उससे डबल रेट में डिक्लाइन हो रहा है, यानी कि वो 1 से डिक्लाइन हो रहा है। इसका मतलब क्या है, मोनोपोली या फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर MR डिक्लाइंस फास्टर देन AR। MR जो है वो AR से फास्टर डिक्लाइन करता है, ठीक है। जैसे अगर ये है 0.5 तो ये होगा 1, ठीक है। तो ये फास्टर डिक्लाइन कर रहा है, सो दैट यहाँ पे हम ये चीज कह सकते हैं AR is greater than MR. Okay, when MR is declining we are adding less and less to TR for every additional unit. जब हमारा MR डिक्लाइन हो रहा है तो हम अगली हर आने वाली यूनिट पे, हर टोटल रेवेन्यू वाली यूनिट पे हम कम एड ऑन कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो यहाँ पे डिक्लाइन कर रहा है। सो वी नो कि हम यहाँ पे अब टोटल रेवेन्यू में थोड़ा सा कम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, एडिशन यूनिट ऑफ आउटपुट, सो दैट TR इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट। सो इससे हम यहाँ पे ये चीज कह सकते हैं कि भाई हमारा जो TR है वो बढ़ तो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा MR कम होता जा रहा है हम अब कम एड ऑन करते जा रहे हैं, ठीक है। एक बार इस पॉइंट को वापस देखिएगा, when MR is declining, जब आपका MR नीचे गिर रहा है, we are adding less and less of TR for every additional unit of output, ठीक है। हम जैसे ही हम यहाँ पे आउटपुट बढ़ा रहे हैं, एक एक यूनिट हम आउटपुट बढ़ा रहे हैं, तो हमारी टोटल रेवेन्यू में कम ऐड होता जा रहा है। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे हमारी थर्ड कंडीशन होती है कि क्या आपका MR जो है वो कभी जीरो या नेगेटिव हो सकता है। भाई अपन ने ये चीज तो देख ली कि हमारा जो यहाँ पे प्राइस है उसको अपन ने कांस्टेंट करके देख लिया, मतलब जो प्राइस है उसको अपन ने परफेक्ट कंपटीशन में लाके देख लिया, फिर अपन ने मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी प्राइस को यहाँ पे कंसिडर कर लिया है। अब अपन यहाँ पे एक और सिचुएशन कंसिडर कर रहे हैं जिसके अंदर आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू है क्या वो कभी जीरो या नेगेटिव हो सकता है। तो ये बिल्कुल हो सकता है। आप इस टेबल को यहाँ पे देखें, दिस इज व्हाट, दिस इज योर AR, दिस इज योर आउटपुट, योर टोटल रेवेन्यू एंड दैट इज योर MR। सो यहाँ पे जब आप MR की तरफ देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपका MR एक पॉइंट पे बिल्कुल जीरो है और उसके बाद में नेगेटिव हो चुका है, ठीक है। मतलब यहाँ से कम हुआ है, ये यहाँ पे बिल्कुल जीरो आ गया और यहाँ पे नेगेटिव में आ चुका है, ठीक है। सो MR कैन बी जीरो और इवन नेगेटिव व्हेन प्राइस इज डिक्लाइनिंग। जब आपकी प्राइसेस डिक्लाइन हो रही हैं, है ना। अभी तक तो अपन ने क्या किया कि प्राइस को अपन एक कंडीशन में तो अपन ने प्राइस को कांस्टेंट रखा था, दूसरी कंडीशन में हम प्राइस को डिक्लाइन कर रहे हैं, है ना। इस कंडीशन में भी हम प्राइस को डिक्लाइन कर रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा तेजी से। सो MR कैन बी zero or even negative when prices is declining. Thus MR is equals to 0 when output is equals to 4 units.
जब यहाँ पे आपका आउटपुट 4 यूनिट से आपका एमआर कितना है उस पॉइंट पे 0 है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो प्राइसेस है वो कितनी धीरे धीरे मतलब कितना तेजी से कम होती जा रही है। एमआर इज नेगेटिव -10 व्हेन आउटपुट इज 5 यूनिट, और 5th यूनिट तक आते आते आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो कितना रह जाता है, वो नेगेटिव में आ जाता है। सो टीआर स्टॉप्स इंक्रीजिंग व्हेन एमआर इज 0। अब यहाँ पे आपका जो टोटल रेवेन्यू है, आप देख पा रहे हैं टोटल रेवेन्यू जो है वो अब यहाँ पे बिल्कुल मतलब बढ़ना कम हो चुका है जैसे ही आप 0 पे आए हो, ठीक है। 160 सो टीआर जो है वो एक तरीके से अपन कह सकते हैं वो मतलब उसके अंदर इंक्रीज होना बिल्कुल बंद हो चुका है जब आपका एमआर 0 है। और अपन ये कहेंगे कि इस पॉइंट पे जो टोटल रेवेन्यू है आपका ना वो मैक्सिमम है। ये देखिए इस पॉइंट पे जो आपका टोटल रेवेन्यू है दैट इज मैक्सिमम, ठीक है। इस पॉइंट पे 100, 160, 160, 150, सो इस पॉइंट पे आपका जो टोटल रेवेन्यू है दैट इज मैक्सिमम जब आपका एमआर कितना है, 0 है। ऑलराइट, नाउ टीआर स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग व्हेन एमआर इज नेगेटिव। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव है तो आपका टीआर यहाँ पे डिक्लाइन होने लगा, यानी कि 160 से 150 हो गया है। व्हेन एमआर इज डिक्लाइनिंग, जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू डिक्लाइन होता है, लेस एंड लेस इज एडेड टू टीआर, है ना। हम कम से कम टोटल रेवेन्यू में ऐड कर पाते हैं हर एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट पे। अकॉर्डिंगली टीआर इंक्रीजेस एज एट डिक्रीजिंग रेट। तो हम यहाँ पे ये चीज कह सकते हैं कि आप अपना जो टोटल रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो रहा है लेकिन ऑन डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। अब ये इसका क्या रहता है, इसका डायग्राम रहता है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब आपका टीआर मैक्सिमम पॉइंट पे है तो एमआर यहाँ पे 0 है, उसके बाद में आपका टीआर जब गिरने लगा है तो एमआर आपका नेगेटिव है, ठीक है। सो ये कुछ ऐसे रिलेशंस अपन आगे यहाँ पे देखेंगे और आपका ये डायग्राम के थ्रू आप ए आर एम आर टी आर को यहाँ पे इस अच्छे तरीके से समझ सकते हो। यहाँ पे अगर आप ए आर एम आर के बीच में जो डिफरेंस देखेंगे तो आपको पता है कि हमने जस्ट अभी पढ़ा था थोड़ा सा पहले कि यहाँ पे कि ए आर इज ग्रेटर देन एम आर, है ना। ये देखिए ए आर आपका एम आर से ग्रेटर है यानी कि ऊपर की तरफ है, एम आर आपका नीचे की तरफ है, एम आर यहाँ पे नेगेटिव हो गया है। जहाँ पे नेगेटिव मतलब एक पॉइंट पे ये 0 का पॉइंट है, जब एम आर 0 है तो ये मैक्सिमम है, फिर ये डिक्लाइन होने लगा टी आर तो ये नेगेटिव हो गया है। क्लियर। सो ये इसका कुछ एक रिलेशन है। अब यहाँ पे अपन यहाँ क्या देखने वाले हैं, सो यहाँ पे एस्टिमेशन देख लेते हैं एक बार क्विकली, ठीक है। टी आर क्या है, ए आर इंटू क्यू या फिर समेशन ऑफ एम आर है। ए आर क्या है, टी आर अपॉन क्यू। एम आर क्या है, टी आर एन माइनस टी आर एन -1, ठीक है। सो ये सारी चीजें अपन ने ऑब्जर्व करी हैं यहाँ पे। उसके बाद में रिलेशनशिप देख लेते हैं टी आर और एम आर के बीच में। जब टी आर इंक्रीज हो रहा है कांस्टेंट रेट पे, एम आर शुड बी कांस्टेंट, तो एमआर भी हमारा कांस्टेंट था। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इट हैपेंस अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है। सो 10 और 10 था उस दोनों तरफ, राइट। फिर दूसरी चीज ये है कि जब टीआर इंक्रीज हो रहा है डिमिनिशिंग रेट पे, एमआर भी आपका डिमिनिश हो रहा है। एमआर आपका नीचे की तरफ डिमिनिश हो रहा था ना, मोनोपोली में या फिर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के अंदर। फिर जब टीआर आपका मैक्सिमम पॉइंट पे है तो एमआर आपका 0 है। फिर टीआर आपका जब डिमिनिश हो रहा है, एमआर आपका नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी रिलेशन अपने देख ली है। अब अपन यहाँ पे ए आर और एम आर के बीच का रिलेशनशिप देखते हैं। सो ए आर आपका क्या है, ए आर भी डिक्रीज हो रहा है, एम आर शुड डिक्रीज फास्टर देन ए आर। भाई डिक्रीज दोनों ही हो रहे हैं लेकिन एम आर यहाँ पे ज्यादा तेजी से डिक्रीज हो रहा है इसलिए वो जल्दी नेगेटिव हो गया, ठीक है। दस डाउनवर्ड स्लोपिंग एम आर कर्व इज बिलो डाउनवर्ड स्लोपिंग ए आर कर्व। सो यहाँ पे जैसे आपका ए आर कर्व ये रहता है तो एम आर कर्व आपका ये रहता है, मतलब इसको ज्यादा जल्दी है एम आर को तो ये ज्यादा जल्दी डिक्रीज हो गया है, एम आर कर्व आपका अपने ऊपर रहता है। ओके, ये कौन सी सिचुएशन में देखा जाता है, मोनोपोली में और मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में। ओके, ए आर यहाँ पे ग्रेटर देन एम आर। इफ ए आर इज कॉन्स्टेंट, एम आर इज इक्वल्स टू ए आर। अगर आपका ए आर कॉन्स्टेंट है यानी कि आपकी प्राइस अगर कॉन्स्टेंट है तो आपका एम आर ए आर के बराबर होगा। परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट में जस्ट अभी अपन ने इसकी बात करी, बोथ आर इंडिकेटेड बाय द सेम होरिजन लाइन। अब दोनों को हम एक ही होरिजन लाइन पे इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। ए आर इज इक्वल्स टू एम आर इज इक्वल्स टू प्राइस, इस तरीके से इसे हम इंडिकेट कर सकते हैं, अ सिचुएशन ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिशन, ठीक है। सो और फिर लास्ट हमारा आता है एम आर कैन बी नेगेटिव बट नॉट ए आर। आपने देखा होगा इस डायग्राम के अंदर, ये देखिए आपका जो एम आर है, मार्जिनल रेवेन्यू जो है, ये आपका नेगेटिव हो चुका है लेकिन आपका ए आर अभी भी नेगेटिव नहीं हुआ है,
ओके, सो यहीं पे ये जो आपका कंक्लूजन है वो यही कहता है कि आपका एमआर नेगेटिव हो सकता है, लेकिन आपका एआर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू यूनिट को हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, राइट। कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू के अंदर अपन ने रेवेन्यू से जुड़ी जितनी भी बातें हैं वो सारी अपन ने इसके अंदर कवर करी हैं, चाहे फिर वो टोटल रेवेन्यू हो, मार्जिनल रेवेन्यू हो, एवरेज रेवेन्यू हो, इन सभी का टेबुलर रिप्रेजेंटेशन हो या फिर इनके ग्राफ्स हो, ये सभी अपन ने अच्छे से पढ़ लिया है। नाउ इट्स टाइम कि अब हम इस कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करें, जिससे कि हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। तो चलिए इसके क्वेश्चंस देखते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इट इज डिफाइन टोटल रेवेन्यू। वेल, रेवेन्यू के बारे में हमें पता है कि रेवेन्यू क्या होता है। मतलब एक जो भी कंपनी होती है वो अपना प्रोडक्शन जब सेल आउट करती है और बदले में जो उस कंपनी को मिलता है, यानी कि जो उस कंपनी की अर्निंग होती है, दैट इज नोन एज रेवेन्यू। ठीक है, अब रेवेन्यू को भी अपन ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसके अंदर सबसे पहला है टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड द थर्ड वन इज एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो टोटल रेवेन्यू क्या होता है, टोटल मनी रिसीट। ओके, मतलब एक कंपनी जितना भी प्रोडक्शन करती है और उस टोटल प्रोडक्शन को बेचने के बाद में जो भी यहाँ पे टोटल मनी रिसीव होता है या फिर जो भी इनकम रिसीव होती है, दैट इज नोन एज टोटल रेवेन्यू। ओके, सो ज्यादा डिफरेंस नहीं है रेवेन्यू के अंदर और टोटल रेवेन्यू के अंदर। ठीक है, सो टोटल रेवेन्यू इज द सम टोटल ऑफ मनी रिसीट बाय अ फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ इट्स टोटल आउटपुट। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी कंपनी जब होती है तो वो प्रोडक्शन करती है। ठीक है, और प्रोडक्शन करने के बाद में वो क्या करती है, वो उस जो भी प्रोड्यूस्ड गुड्स हैं उसको सेल आउट करती है। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है बेसिकली टोटल रेवेन्यू के अंदर, कि आपने जितनी भी क्वांटिटी यहाँ पे प्रोड्यूस करी है उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर लेते हो, जो भी आपकी क्वांटिटी की प्राइस है। सपोज मैंने ये जो पेन है ये मैंने यहाँ पे प्रोड्यूस करे 50 पेन्स। ठीक है, सो यहाँ पे क्वांटिटी हो गई मेरी 50। ठीक है, और पर पेन की जो प्राइस है वो मान लो यहाँ पे, सो यहाँ पे जो प्राइस है एक पेन की वो हम मान लेते हैं यहाँ पे 5। ओके, सो यहाँ पे कितना इक्वल हमारा जो टोटल रेवेन्यू हो इससे रिसीव हुआ वो कितना हुआ, राइट। तो इस तरीके से अपन क्या निकाल सकते हैं, टोटल रेवेन्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, सो हमने जितना भी गुड यहाँ पे प्रोड्यूस किया है उससे जो हमें रेवेन्यू मिलता है उसको बेचने के बाद में, उसको सेल आउट करने के बाद में मार्केट के अंदर जो हमें यहाँ पे मनी रिसीव होता है, दैट इज नोन एज टोटल रेवेन्यू। ओके, सो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इनटू कॉस्ट पर यूनिट। इस तरीके से यहाँ पे अपन ने इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और टोटल रेवेन्यू क्या होता है हमारा वो हम निकाल लेते हैं। ओके, फिर हम बात करते हैं देखो एवरेज रेवेन्यू की। इससे पहले मार्जिनल रेवेन्यू भी आता है तो उसका क्वेश्चन भी आपके सामने आ जाएगा, पर क्योंकि यहाँ पे पहले एवरेज रेवेन्यू आया है तो इसको हम समझते हैं। सो देखो एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, आपका टोटल रेवेन्यू अपॉन आपका जो भी पर क्वांटिटी है। यानी कि अगर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे एक और क्वांटिटी को मार्केट में सेल आउट कर रहे हो और उससे जो आपको जो उससे अर्न हो रहा है, तो आपके टोटल रेवेन्यू में उसका कितना पोर्शन एड ऑन हो रहा है, दैट इज नोन एज टोटल रेवेन्यू। सो इसको अपन कैसे निकालते हैं, पर यूनिट रेवेन्यू इसको अपन कहते हैं। यानी कि टोटल रेवेन्यू अपॉन क्यू, मतलब पर यूनिट रेवेन्यू आपको कितना रिसीव होता है। जैसे कि आपने 50 प्रोडक्ट्स मार्केट में बेचे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जब आप 50 में से कोई एक कमोडिटी यहाँ पे जब सेल आउट करते हो तो इस एक को बेचने से आपके पास में कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, दैट इज नोन एज एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, पर यूनिट की हम इसके अंदर बात करते हैं। सो एवरेज रेवेन्यू इज द पर यूनिट रेवेन्यू कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ अ फर्म। ठीक है, एक फर्म जो भी आउटपुट यहाँ पे प्रोड्यूस करती है, ठीक है, AR जैसे हम कहते हैं, तो एक गिवन फर्म जो भी आउटपुट यहाँ पे प्रोड्यूस करती है अपॉन क्या करते हैं यहाँ पे पर क्वांटिटी को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। ठीक है, सो सिंगल सेलर मार्जिनल रेवेन्यू लेस देन एवरेज रेवेन्यू। अब इस कंसेप्ट को अपन ने काफी अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, कि हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है वो छोटा होता है किससे, एवरेज रेवेन्यू से। ठीक है, तो इसको भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्योंकि अपन यहाँ पे बेस से स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिक चीजों को पहले अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ पे आज के इस वीडियो में अगर आप क्वेश्चंस यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो सारे बहुत ही बेसिक टाइप के हैं। ठीक है, तो अपन ने जो भी चीजें यहाँ पे पढ़ी है रेवेन्यू से रिलेटेड, तीनों टाइप के रेवेन्यू से रिलेटेड, उसके बाद में अगर अपन ने कोई
ग्राफ पढ़ा है या कोई टेबल ऐसी पढ़ी है, तो वही सारी चीजें अपन यहाँ पे क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आपको इन क्वेश्चंस के अंदर रिलेशनशिप्स हो गए, या फिर अपन कह सकते हैं ग्राफ के अंदर जैसे जब टीआर, जब टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होता है तो एमआर का किस तरीके से वो रिस्पॉन्ड करता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके इसके अंदर सारे देखने को आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो थर्ड क्वेश्चन है उसके बारे में अपन बात करते हैं। सो देखो, टोटल रेवेन्यू की अपन बात कर चुके हैं, एवरेज रेवेन्यू की अपन बात कर चुके हैं, जो तीसरा होता है हमारा दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू। सो मार्जिनल रेवेन्यू आपको पता है एडिशन, ठीक है। एडिशन कैसे कि मान लो आप 10 जो गुड्स है वो आप बेच रहे हो और इससे आपको 100, आपकी जो कंपनी है वो 100 रुपीज का उसको रेवेन्यू अर्न हो रहा है। अब जैसे ही आपने 11th यूनिट जो है 11th कम्युनिटी जो सेल आउट करी है, तो यहाँ पे इसको जो अर्न हुआ है दैट इज 105। सो यहाँ पे एमआर कितना हो गया 5, ठीक है। सो जब आप एक एडिशनल आउटपुट मार्केट में सेल आउट करते हो और उससे जो आपको रेवेन्यू जनरेट होता है दैट इज नोन एज मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। सो इट इज द एडिशन ऑफ टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू के अंदर एडिशन होता है ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ 1 more यूनिट ऑफ आउटपुट, ठीक है। जब आप एक और यूनिट ऑफ आउटपुट जब आप सेल आउट करते हो तो उसको अपन टोटल रेवेन्यू में एड ऑन कर लेते हैं एंड दैट इज नोन एज मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। सो यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला आपको गिवन है, change in total revenue upon change in quantity sold, ठीक है। So change in total revenue upon change in quantity sold, इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू इजीली यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। डन। नाउ अब यहाँ पे हम एक और चीज के बारे में बात करते हैं, which concept of revenue is called price। अपन ये चीज पढ़ी है, अपन को ये पता है कि देखो परफेक्ट कंपटीशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, प्राइस हमारी किसके बराबर होती है, एआर के बराबर होती है। एआर हमारा किसके साथ, किसके सेम जैसा होता है, एमआर के जैसा होता है। मतलब अगर हमारी प्राइस कांस्टेंट है तो हमारा एमआर भी कांस्टेंट रहता है, ठीक है। सो ये जो है ये किसके अंदर आपको देखने को मिलता है, मतलब प्राइस आपकी किसकी इक्विलेट होती है, एवरेज रेवेन्यू की इक्विलेट होती है। सो एवरेज रेवेन्यू इज कॉल्ड प्राइस। सो यहाँ पे हम प्राइस को और किस नाम से जानते हैं, परफेक्ट कंपटीशन की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। सो प्राइस को हम एवरेज रेवेन्यू के नाम से भी हम इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। सो अगर आपको याद हो पिछले वीडियो के अंदर अपन ने एक टेबल देखी थी जिसके अंदर हमारा जो एवरेज रेवेन्यू था, यानी कि हमारी जो प्राइस थी वो कांस्टेंट थी थ्रू आउट, हमारी टोटल रेवेन्यू में चेंजेस देखने को मिल रहे थे, और जो मार्जिनल रेवेन्यू था हमारा वो डिट्टो सेम था, किससे, हमारे एआर से, ठीक है। सो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस, एआर, एमआर तीनों चीजें जो होती हैं वो बिल्कुल सिमिलर होती हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, सो फिर आता है क्या प्राइस लाइन, क्या होती है भाई प्राइस लाइन। जैसे एक डिमांड कर्व होता है, ठीक है। सो डिमांड कर्व में अपन प्राइस के बारे में पढ़ते हैं, तो प्राइस ही तो आपकी एआर हो गई भाई। देखो अपन ने यहाँ पे क्या चीज डिस्कस करी कि P इज इक्वल्स टू AR। सो किसी भी फर्म की जो प्राइस होती है वही उसका एवरेज रेवेन्यू होता है, या फिर आप ये कह सकते हो कि किसी भी फर्म का जो एवरेज रेवेन्यू होता है वही उसकी क्या हो जाती है, प्राइस हो जाती है, ठीक है। तो प्राइस लाइन क्या होता है इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। प्राइस लाइन ऑफ फर्म्स डिमांड कर्व, या तो आप इसे प्राइस लाइन के नाम से जाने या फिर इसको आप फर्म्स डिमांड कर्व के नाम से जाने, ठीक है। सो इज द सेम एज फर्म्स एआर कर्व। अपन चाहे प्राइस लाइन की बात करें या फिर फर्म के डिमांड कर्व की बात करें, ये बिल्कुल सिमिलर होता है किसी भी फर्म के एआर कर्व से, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज एआर मीन्स प्राइस, क्योंकि हमें पता है एआर का मतलब ही क्या होता है, एआर का मतलब होता है प्राइस। एंड डिमांड कर्व और एआर कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ फर्म्स आउटपुट, ठीक है। दिस इज फर्म्स, और हमें पता है कि चाहे प्राइस की बात कर लें या फिर हम डिमांड कर्व की बात कर लें, ये हमें क्या दिखाता है, ये रिलेशनशिप बताता है हमें प्राइस का और क्वांटिटी डिमांडेड का, राइट। सो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच का क्या रिलेशनशिप होता है कि भाई जैसे अगर प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड हम जो मतलब क्वांटिटी जो हम डिमांड कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कम होती है, एंड वाइस वर्सा, यानी कि जब प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांड जो आप कर रहे हो वो ज्यादा होती है ना। तो इस तरीके का रिलेशनशिप होता है। सो प्राइस लाइन कह लो या किसी भी फर्म के डिमांड कर्व को कह लो, ठीक है, ये सिमिलर होता है किसी भी फर्म के एआर से, है ना। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एआर का मतलब ही प्राइस होता है, एंड डिमांड कर्व शोज द रिलेशनशिप। और डिमांड कर्व क्या बताता है, डिमांड कर्व हमेशा रिलेशनशिप बताता है प्राइस के बीच में और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी, अगर प्राइस घटेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे बढ़ेगी।
ओके, सो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपने डिमांड का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपको आराम से समझ में आ जाएगा, मतलब बिल्कुल भी टफ नहीं है ये क्वेश्चन। अगर हमने डिमांड अच्छे से पढ़ रखा है, लॉ ऑफ डिमांड अपन ने अच्छे से अगर कर रखा है तो ये हमारे लिए बिल्कुल टफ नहीं था। क्लियर? ऑलराइट, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सो व्हाट इज द शेप ऑफ टोटल रेवेन्यू अंडर परफेक्ट कंपटीशन? टोटल रेवेन्यू का जो शेप होता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर वो किस तरीके का होता है? सो बिल्कुल इसी तरीके का होता है। हमें पता है कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो हमारी प्राइस रहती है वो कैसी रहती है? वो कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट क्यों रहती है? क्योंकि जो हमारा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है वो कैसा सा होता है? वो प्राइस टेकर होता है। यानी कि किसी भी कमोडिटी की अगर वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर है तो किसी भी कमोडिटी की जो प्राइस है वो खुद प्रोड्यूसर यहाँ पे तय नहीं करता है, वो मार्केट उस प्राइस को तय करता है। और अगर प्रोड्यूसर बिल्कुल भी थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे प्राइस को करता है तो उससे उसके जो बायर्स होते हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं, है ना। अगर जैसे लेस का जो पैकेट है वो सब जगह आपको 10 रुपीज में मिलेगा। अगर इफ वी आर एम्फेसाइजिंग ऑन 10 रुपीज पैकेट देन, ठीक है, तो वो सब जगह आपको 10 रुपए का मिलेगा। ठीक है, अगर कोई प्रोड्यूसर कहे कि नहीं मैं तो इसे 11 या 12 रुपए में बेचूंगा तो क्या उसके पास से कोई खरीदेगा? ऑफ कोर्स नॉट खरीदेगा उनसे तो। ठीक है, तो क्या करेंगे कि किसी पास वाले से खरीद लेंगे, है ना। तो क्या होता है, प्राइस परफेक्टली कंपटीशन के अंदर प्राइस हमारी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, और जो हमारा टोटल रेवेन्यू कर्व होता है वो ऐसा होता है, कैसा? लीनियर फ्रॉम ओरिजिन टू अपवर्ड। ओके, सो इसको अपन देखते हैं। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर टोटल रेवेन्यू कर्व आपका अपवर्ड होता है, स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम दी ओरिजिन। और ये कहां से स्टार्ट होता है? ओरिजिन से स्टार्ट होता है। ठीक है, सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आपका जो एआर कर्व होता है या फिर प्राइस होती है वो किस तरीके से होता है, सो इट इज पैरेलल टू दी हॉरिजन या फिर इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, बिकॉज प्राइस in perfect competition is constant, it is price taker। यानी कि जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो उस प्राइस को एक्सेप्ट करते हैं, जो भी प्राइस होती है, और उन्हें पता है कि थोड़ा बहुत भी अगर वो प्राइस में फ्लक्चुएट करेंगे तो उससे कहीं ना कहीं उनके बायर्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। हो सकता है वो अपने बायर्स को खो दें, है ना, या फिर हो सकता है कि उनके बायर्स वहां से कहीं दूसरी जगह स्विच हो जाएं अगर उन्होंने प्राइस को ऊपर नीचे कर लिया तो। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट रहता है आपका कौन सा? टोटल रेवेन्यू के कर्व का। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू अंडर परफेक्ट कंपटीशन? अब एमआर एंड एआर, इन दोनों का कैसा रिलेशनशिप रहता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर? सो यहाँ पे अगर आप देख सकोगे तो अभी अपन ने थोड़ी सी देर पहले बात करी थी कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर हमारी प्राइस जो कि एआर ही होती है ना, और हमारी एमआर दोनों कैसे रहती है? दोनों कांस्टेंट रहती हैं, है ना, दोनों बराबर रहती हैं। सो देखो अपना जो यहाँ पे ग्राफ बनेगा, अगर आपको कभी ग्राफ से इसको शो करना हो या फिर इसको ग्राफ से आपको समझाना हो तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ये आपकी प्राइस एआर और एमआर तीनों बराबर रहते हैं। ठीक है, ये आपका आउटपुट होता है और वो आपका रेवेन्यू होता है। डन। सो देखो क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन में, क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो एवरेज रेवेन्यू के बराबर होता है। ठीक है, अगर आपने वो टेबल मैं वापस से रिपीट करूंगी, लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने एक टेबल देखी थी जिसके अंदर अपन ने इन दोनों का रिलेशनशिप देखा था। जैसे आपका जो एआर था, है ना, आपकी जो प्राइस थी वो थी 10, इधर कुछ समथिंग टोटल रेवेन्यू था इधर, और इधर जो आपका एमआर आप निकाल रहे थे उस टोटल रेवेन्यू के डिफरेंस को, तो वो भी बिल्कुल सब जगह 10 ही आ रहा था। तो यानी कि उसके अंदर अपन ने देखा था कि अपना जो एआर है और अपना जो एमआर है वो दोनों बराबर है। Okay, now what are the shape of marginal revenue curve and average revenue curve under perfect competition? तो सेम वही चीज हो गई। ये क्या होता है, ये हॉरिजन एक्सिस जो होता है, ये जो एक्स एक्सिस होता है उससे हॉरिजॉन्टल बिल्कुल पैरेलल होता है, या फिर स्ट्रेट लाइन आप इसे कह सकते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस इसे आप कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एआर और एमआर दोनों होता है। अभी हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें, जैसे ही हम यहाँ पे मार्केट को चेंज करने लग जाएंगे, यानी कि जैसे ही हम मोनोपोली या फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की हम बात करते हैं तो उस पॉइंट पे आपका जो एमआर एआर होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है ना, उस पॉइंट पे क्या होता है कि आपका जैसे ये हो जाता है आपका एमआर एंड दिस इज योर एआर,
एमआर आपका नेगेटिव भी हो जाता है, एआर आपका नेगेटिव नहीं होता है, एमआर नीचे रहता है एआर से, ठीक है। तो इसको भी अपन डिस्कस करेंगे आगे। बाकी अभी परफेक्ट कंपटीशन के अंदर एमआर एआर का क्या रहता है, तो इसको आप देखो। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर दोनों ही एमआर एंड एआर, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू कर्व, दोनों इक्वल होते हैं और क्या दिखाते हैं, व्हाट डू दे इंडिकेट, सो दे इंडिकेट बाय द सेम हॉरिजन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसको कैसे इंडिकेट करता है, ये एक ही हॉरिजन पे होता है, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन पैरेलल होती है किससे, एक्स एक्सिस से, और इस तरीके से आप इसको कह सकते हैं कि दिस इज एमआर। क्लियर? ऑलराइट, next is what are the shapes of average revenue and marginal revenue curves under monopoly and monopolistic competition? So ये आ गया आपका क्वेश्चन मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का कि आपका जो शेप होता है ना इन दोनों का, एमआर और एआर का, वो किस तरीके से रहता है, ठीक है, इन दोनों मार्केट्स में। सो मोनोपोली के अंदर और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर स्लोप जो होता है वो लेफ्ट से राइट की तरफ डाउनवर्ड होता है, ठीक है। कैसा रहता है, वो लेफ्ट से राइट की तरफ डाउनवर्ड रहता है, right? However, AR is more elastic than monopolistic competition than under monopoly. देखो मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर डिफरेंस सिर्फ यही रहता है, भाई बनता दोनों का एक जैसा है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ यही रहता है कि बहुत ज्यादा इलास्टिक होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर, और मोनोपोली में भी इतना इलास्टिक नहीं होता है, ठीक है। यानी कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ये कुछ इस तरीके से बनता है, मोनोपोली में ये कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। सो आप अगर इसका फिगर देखा होगा आपने तो आप इसके डिफरेंस को इजीली यहाँ पे देख पाओगे कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में काफी इलास्टिक होता है और मोनोपोली में इतना इलास्टिक नहीं होता है, ठीक है। Why do MR and AR curves look alike under monopoly and monopolistic competition? तो अभी अपन ने देखा कि मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है और हमारा जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है, ये दोनों बहुत ही सिमिलर दिखते हैं, सिमिलर दिखते हैं ना, जैसे दिस इज योर AR एंड दिस इज योर MR, ये दोनों बहुत सिमिलर लगते हैं दोनों मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर। ऐसा क्यों है, बिकॉज दोनों मार्केट सिचुएशंस ना जो है वो इट कैन बी सोल्ड ओनली बाय लोअरिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों ही मार्केट सिचुएशन में कैसा होता है कि आपको अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसको गिराना पड़ता है, ठीक है। अगर आपको अपने प्रोडक्ट को बेचना है तो आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइस को गिराना पड़ेगा, ओके। सो एमआर एंड एआर कर्व्स लुक अलाइक अंडर मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बिकॉज इन बोथ द मार्केट सिचुएशंस, दोनों ही मार्केट सिचुएशंस के अंदर मोर कैन बी सोल्ड, ज्यादा आप कब बेच पाओगे, ओनली बाय लोअरिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, जब आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस को कम कर दोगे। देखो मोनोपोली की अगर हम बात करें तो मोनोपोली में क्या होता है कि एक ही सिंगल प्रोड्यूसर होता है, देयर आर लॉट्स ऑफ व्हाट वी कैन से बायर्स ओवर हियर, राइट। सो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे अगर प्रोड्यूसर अपनी प्राइस बहुत ज्यादा हाई रखे तो क्या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लोग खरीदेंगे, जब तक अनटिल एंड अनलेस वो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं हो जाता है, बहुत ज्यादा मतलब एसेंशियल नहीं हो जाता है, तब तक शायद लोग उस चीज को मतलब जो भी वो प्रोडक्ट है उसको परचेज ना करें, ठीक है। लेकिन अब जैसे ही वो मोनोपोली के अंदर जैसे ही उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी, वैसे ही लोग क्या करेंगे, उसको ज्यादा से ज्यादा डिमांड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि जैसे ही प्राइस कम होगी तो इसकी डिमांड कहीं ना कहीं बढ़ेगी। सेम गोज विथ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, उसमें भी यही होता है। जैसे सपोज करें कि एक कोलगेट है और दूसरी तरफ आपका क्लोजअप है, ठीक है। सो यहाँ पे लगभग दोनों की प्राइस सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही कोलगेट ने अपनी प्राइसेस कम कर दी तो वैसे ही क्या होगा कि जो लोग क्लोजअप यूज करते हैं वो भी कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, वो कोलगेट पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखो फीचर्स दोनों की डिफरेंट हैं लेकिन काम तो दोनों का एक ही है, ठीक है। सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहीं ना कहीं मोनोपोली जैसा भी रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो कुछ फीचर्स है वो परफेक्ट कंपटीशन जैसे भी रहते हैं। और मार्केट्स के बारे में अपन ने पढ़ा है तो आपको पता है कि इनके फीचर्स क्या रहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे प्राइस कम करने से ही क्या हो जाता है, डिमांड जो होती है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाती है, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। When average revenue is constant, what is the shape of marginal revenue? जब आपका एवरेज रेवेन्यू यानी कि जब आपकी प्राइस जो है
है ना, परफेक्ट कंपटीशन की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। जब आपका एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट रहता है तब आपका मार्जिनल रेवेन्यू किस तरीके से वर्क करता है। सो परफेक्ट कंपटीशन में तो ये दोनों बराबर होते हैं, तो वो भी कैसा रहता है, वो भी कांस्टेंट रहता है। सो जब वही चीज है, रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट रहता है, मार्जिनल रेवेन्यू भी यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, बिकॉज MR इज इक्वल्स टू AR। बोथ MR एंड AR इंडिकेट बाय द सेम हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। दोनों ही MR AR कैसे यहाँ पे आपको दिखेंगे, इस तरीके से, ठीक है। इट इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ओके, या फिर पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर। सो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और देखो अभी अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो सेम पैटर्न के ही क्वेश्चंस यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, है ना। और ये कुछ ऐसे बेसिक चीजें हैं जो कि यही, अगर अपन बेसिक की बात करें तो यही सारी चीजें आपसे रिपीट करी जाती है, ठीक है। इससे थोड़ा सा हाई लेवल पे अगर हम आते हैं तो थोड़ी सा चीजें यहाँ पे हमारी डिफरेंट हो जाती है, लेकिन हमें तो चलना स्टेप बाय स्टेप ही है, ठीक है। और मेरा ये मानना है कि जैसे अगर अपन छोटा सा पोर्शन अगर यहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं, उसके क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे सॉल्व कर ले, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि वो वाला पोर्शन हमारा बहुत स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। और मैं ये मानती हूँ कि इतने ज्यादा कोर्स को एक बार में खत्म कर देना और फिर उसके बाद में उसके क्वेश्चंस पे आना, और उस देखो बहुत से लोग इस चीज को भी प्रेफर करते होंगे, नो डाउट, लेकिन मेरा ये मानना है कि थोड़ा थोड़ा करके अपन थोड़े पार्ट को अपन क्या करें, मतलब पूरे कोर्स को ब्रेक डाउन कर लेते हैं। ब्रेक डाउन करने के बाद जो स्मॉल पोर्शन है, इसको अपन अच्छे से क्या कर लेते हैं, इसको अपन स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, इनके कॉन्सेप्ट्स को, तो अपन को पता ही नहीं चलेगा, धीरे धीरे थोड़ा कर करके अपन पूरा कोर्स कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है। तो मतलब मेरा मेन मोटिव यही रहता है कि हम कोई भी एक कॉन्सेप्ट उठाएं, पूरा उससे खत्म करें, उसके ऊपर जितने भी बेसिक से हाई लेवल के क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे वो कंप्लीट करें, फिर नेक्स्ट पोर्शन पे अपन स्विच कर जाएं, ठीक है। ऐसा ही अपन ने प्रोडक्शन के अंदर किया था, ऐसा ही अपन ने डिमांड के अंदर किया था, कंज्यूमर्स बिहेवियर के अंदर किया था, कॉस्ट के अंदर किया है, रेवेन्यू के अंदर अपन कर रहे हैं, ठीक है। तो इन ऑल अगर आप देख रहे होंगे कि अपन ने इसी तरीके से पूरे मतलब पोर्शंस को कट डाउन किया है, और आगे भी अपन इसी तरीके से करेंगे। इसके बाद में अपन क्या करने वाले हैं, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, और उसके बाद में आपका सप्लाई रहता है, और उसके बाद में आपका मार्केट, फॉर्म्स ऑफ मार्केट आ जाते हैं, और देखते ही देखते आपका पूरी की पूरी जो बुक है वो कंप्लीट हो जाती है, ओके। सो इस आपके एनसीईआरटी में आई गेस कुछ 5 या 6 चैप्टर हैं इकोनॉमिक्स 11th के अंदर, और उन्हीं 5-6 चैप्टर को अपन ने यहाँ पे 13 to 14 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है ना। सो आपको इससे क्या होगा कि आप उन एनसीईआरटी वाले पोर्शन को भी देख सकते हैं साथ ही में, क्योंकि उस पर भी अपन ने अलग वीडियोस बनाए हैं। साथ ही में अगर आप ये ब्रेक डाउन पोर्शंस देखेंगे तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगे, ओके। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन पे हम वापस से आते हैं, क्या कहता है ये क्वेश्चन, When average revenue is constant, अच्छा ठीक है, तो अपन ने ये वाला पोर्शन यहाँ पे कर लिया है कि जब आपका एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट होता है तो MR भी यहाँ पे अपना कांस्टेंट रहता है। नाउ ग्रेटर प्रोडक्शन ऑलवेज मींस ग्रेटर रेवेन्यू, जितना ज्यादा आपका प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा आपका रेवेन्यू आपके पास में आएगा। तो क्या ये करेक्ट है स्टेटमेंट? देखो वैसे अगर ये यूनिट नहीं पढ़ी होती, इस चैप्टर को आपने इतने अच्छे से नहीं पढ़ा होता, तो आप डेफिनेटली हाँ करते। या फिर आप अगर किसी ऐसे आदमी से पूछोगे कि भाई अगर कोई कंपनी है वो प्रोडक्शन अगर ज्यादा करी तो उससे क्या रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा, तो कोई भी व्यक्ति क्या कहेगा, हाँ बिल्कुल दिस इज ट्रू। लेकिन वी नो दिस इज नॉट ट्रू। ग्रेटर इन प्रोडक्शन डज नॉट ऑलवेज मीन ग्रेटर रेवेन्यू। अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो उसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपका जो रेवेन्यू है वो हमेशा ग्रेटर होगा। प्राइस मे फॉल सो मच दैट हायर आउटपुट यील्ड्स लोअर टोटल रेवेन्यू। मतलब काफी बार क्या होता है, आप प्राइसेस को इतना कम कर लेते हो कि आपकी प्राइस कम करने से आपका हायर आउटपुट जो आपको मिल रहा है वो किस पे मिल रहा है, लोअर टोटल रेवेन्यू पे मिल रहा है। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपने प्राइसेस को इतना कम कर लिया कि आप जब अपने आउटपुट को बेच रहे हो तो उससे आपको जो रेवेन्यू है वो उतना नहीं मिल पा रहा है। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि ये कंडीशन वर्क हमेशा नहीं करती है। अगर आपको स्टेबलाइज क्या करनी रहेगी, आपको अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसको स्टेबल करके चलना पड़ेगा। तब हो सकता है कि आपका जो प्रोडक्शन है उससे आपको जो रेवेन्यू है वो भी आपको ग्रेटर मिले, ठीक है। बट दिस काइंड ऑफ थिंग डजंट हैपन always, okay? So sometimes we can think of this kind of situations, but we cannot say that ऐसा ही होता है हमेशा। So this does not always mean greater revenue, okay?
नेक्स्ट, ग्रेटर रेवेन्यू ऑलवेज इंप्लाइज हायर प्रॉफिट फॉर अ फर्म। अगर आपका रेवेन्यू जो आपको ग्रेटर मतलब ज्यादा रेवेन्यू मिल रहा है तो क्या इसका मतलब ये है कि आपकी फर्म को प्रॉफिट हो ही रहा होगा उस पॉइंट पे? सो ये भी बिल्कुल गलत है स्टेटमेंट, ऐसा नहीं है। प्रॉफिट टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अपन टोटल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? अपन को अगर प्रॉफिट निकालना है तो अपना फॉर्मूला क्या रहता है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक है, ये अपना प्रॉफिट का फॉर्मूला रहता है। सो ग्रेटर रेवेन्यू वुड नॉट मीन हायर प्रॉफिट। अगर आपकी कंपनी को ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू मिल रहा है उसका मतलब ये नहीं कि आपको हायर प्रॉफिट मिल रहा है। व्हेन इंक्रीज इन टीआर इज लेस देन इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट। आपको प्रॉफिट कम मिलता है जब आपका जो टोटल कॉस्ट होती है वो तो कम होती है और रेवेन्यू आपको ज्यादा मिलता है। ठीक है, सो ग्रेटर रेवेन्यू वुड नॉट मीन हायर प्रॉफिट व्हेन इंक्रीज इन टीआर इज लेस देन इंक्रीज इन टीसी टोटल कॉस्ट। यानी कि आपकी टोटल कॉस्ट भी बढ़ रही है, आपकी टोटल रेवेन्यू भी बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है? टोटल कॉस्ट आपकी कैसे बढ़ रही है? लेस बढ़ रही है। ठीक है, कम बढ़ रही है और टोटल रेवेन्यू आपका क्या हो रहा है? ज्यादा बढ़ रहा है। सो ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, टोटल रेवेन्यू इज द सम टोटल ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू जो होता है वो क्या होता है? समेशन होता है एमआर का। सो ये बिल्कुल करेक्ट है ना? सो दिस इज ट्रू। Sum total of margin revenue for all the units of output is equal to the total revenue. TR is the summation of MR. Total revenue क्या होता है आपका? MR, यानी कि marginal revenue का summation होता है। So ये चीज आपको ध्यान रखनी है। Okay? So next is TR curve always shoots from the origin. जो total revenue curve होता है आपका वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? origin से स्टार्ट होता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। आपका ये जो क्वेश्चन है, टीआर कर्व शूट्स फ्रॉम द ओरिजिन एज टीआर इज जीरो व्हेन आउटपुट इज जीरो। क्योंकि हमें पता है हमारा जो टोटल रेवेन्यू होता है वो जीरो होता है जब हमारा आउटपुट बिल्कुल जीरो होता है। दिखती सी बात है, जब हम आउटपुट हमारा कुछ भी नहीं होगा, हम कुछ भी सेल आउट नहीं करेंगे तो रेवेन्यू भी हमें कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि हमारा जो टोटल रेवेन्यू होता है वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है। ठीक है, ओके। AR curve does not shoot from the origin. अब यहाँ पे आपका एवरेज रेवेन्यू कर्व जो होता है वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है। सो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे AR कर्व आपका नहीं स्टार्ट होता है ओरिजिन से। क्यों नहीं होता है? बिकॉज मार्केट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज आफ्टर नॉट जीरो। क्योंकि मार्केट प्राइस की अगर हम बात करें, AR क्या कहलाता है आपका? AR इज द प्राइस। तो मार्केट प्राइस आपकी कभी जीरो तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, मार्केट प्राइस कहीं ना कहीं यहाँ पे ही होगी, जीरो तो कभी मार्केट प्राइस हो ही नहीं सकती। सो हम ये चीज कहते हैं कि जो आपका AR है वो कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है। क्लियर? AR इज इक्वल्स टू जीरो व्हेन TR इज मैक्सिमम। तो ये दिस इज फॉल्स। जब आपका टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होता है ना, MR उस पॉइंट पे आपका कैसा रहता है? जीरो रहता है। AR कैसा रहता है आपका? AR डिक्लाइनिंग रहता है, डिक्लाइनिंग रहता है। ठीक है, किसके अंदर? वो भी कौन से मार्केट के अंदर? मोनोपोली में एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर। राइट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर जो आपका AR होता है वो डिक्लाइनिंग होता है। यही अगर अपन परफेक्ट कंपटीशन की अगर बात करें तो AR उसके अंदर कैसा रहता है? स्ट्रेट रहता है। ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, सो जब TR आपका मैक्सिमम होता है तो आपका मतलब इस पॉइंट पे जब आपका TR होता है मैक्सिमम, तो इस पॉइंट पे आपका जो MR होता है वो कैसा रहता है? वो रहता है जीरो। ठीक है, और इसके बाद में नेगेटिव हो जाता है। ओके, और AR आपका कैसा रहता है? AR इधर कहीं रहता है, मतलब डिक्लाइनिंग रहता है। ठीक है, सो ये सारे ग्राफ अपन ने डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं अपन। सो देखो, अभी अपन ने ग्राफ इतने डिस्कस किए हैं, सभी चीज अपन ने, रिलेशंस अपन ने इतने डिस्कस किए और उन्हीं के बेसिस पे अपने सामने ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, TR मस्ट इंक्रीज इवन व्हेन MR इज फॉलिंग। जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो गिर रहा है तो TR उस कंडीशन में भी क्या करना चाहिए? इंक्रीज करना चाहिए। सो ये बिल्कुल गलत है। TR will increase only when MR is positive. So TR कब तक इंक्रीज करेगा? जब तक MR कैसा रहता है? पॉजिटिव रहता है। ओके, TR will start declining. TR डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देगा जैसे ही
एमआर जो है आपका वो गिरना स्टार्ट हो जाएगा और नेगेटिव में आ जाएगा। तो उस पॉइंट के बाद में जो टीआर है वो डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देगा। ओके, व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, जब आपकी प्राइस कांस्टेंट रहती है, एआर इज ग्रेटर देन एमआर, तो उस पॉइंट पे एआर जो है वो एमआर से ग्रेटर होता है। तो दिस इज फॉल्स। प्राइस कांस्टेंट यानी कि एआर कांस्टेंट, एआर कांस्टेंट अगर चल रहा है तो एमआर भी कांस्टेंट रहेगा। सो जब प्राइस कांस्टेंट है एआर कांस्टेंट रहेगा, एआर इंप्लाइज दैट एमआर इज आल्सो कांस्टेंट। ठीक है, सो जब प्राइस कांस्टेंट होती है तो उस पॉइंट पे एआर इज इक्वल्स टू एमआर होता है। वही सेम कंडीशन ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ओके, इसी तरीके का आपका फिगर बनता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर। नाउ व्हेन प्राइस रिड्यूसेस एज आउटपुट इंक्रीजेस, जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ता है प्राइस आपकी रिड्यूस होने लगती है, तो इस पॉइंट पे एआर इज स्मॉलर देन एमआर होता है। सो दिस इज फॉल्स। जैसे ही प्राइस जो होती है या फिर एवरेज रेवेन्यू कह लो, जब ये रिड्यूस होता है आउटपुट आपका इंक्रीज होता है, उस पॉइंट पे एमआर जो होता है वो जल्दी से जल्दी डिक्लाइन करता है। किससे? एआर से। सो इस कंडीशन में इसकी जगह पे कौन सी कंडीशन, इसकी जगह पे क्या रहता है? एआर इज ग्रेटर देन एमआर, क्योंकि इस पॉइंट पे क्या होता है, जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो आपका ज्यादा तेजी से गिरता है। ठीक है, और ज्यादा तेजी से गिरने के चक्कर में क्या होता है, जीरो और नेगेटिव में चला जाता है। बाकी एआर इतना, मतलब एआर में भी फॉल डाउन होता है लेकिन वो नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, एमआर टेंड्स टू फॉल इवन व्हेन एआर इज कांस्टेंट। अगर आपका एआर कांस्टेंट है तो एमआर तब भी आपका फॉल आउट होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आपका एआर कांस्टेंट है तो आपका एमआर भी कांस्टेंट रहता है। जब एमआर आपका जीरो होता है टीआर आपका मैक्सिमम होता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब ये चीज आपने देखी है। एमआर जब आपका एमआर होता क्या है, बेसिकली टीआर में एडिशन होता है। एमआर जब आपका जीरो रहता है तो एडिशन टू टीआर इज जीरो, तो उस पॉइंट पे जो आपका टोटल रेवेन्यू के अंदर जो आपका एडिशन है वो कैसा रहता है? जीरो। इसका मतलब क्या है कि टीआर उस पॉइंट पे अपने कौन से पीक पे है, मतलब अपने मैक्सिमम पॉइंट पे है। ओके, ये देखिए इस पॉइंट पे जब ये जीरो रहता है तो टीआर इस पॉइंट पे कैसा रहता है? इस पॉइंट पे टीआर अपना मैक्सिमम पॉइंट पे रहता है और इसके बाद में वो डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देता है। क्लियर? ओके, एमआर इज द स्लोप ऑफ टीआर। एमआर क्या है? टीआर का स्लोप है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। टोटल रेवेन्यू क्या होता है? सो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू चेंज इन टीआर अपॉन चेंज इन क्यू, विच इज एमआर, है ना? एमआर का ही तो हो गया ये फॉर्मूला। ओके, सो टोटल रेवेन्यू का स्लोप क्या रहता है? एमआर इसका स्लोप होता है। क्लियर? अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन एआर एंड एमआर कर्व्स टेंड्स टू स्लोप डाउनवर्ड्स। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या एमआर और एआर डाउनवर्ड स्लोप करते हैं? बिल्कुल भी नहीं, वो तो कैसे रहते हैं? स्ट्रेट रहते हैं। परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर एआर और एमआर कर्व जो होता है वो कोइंसाइड करता है किससे? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस से वो कोइंसाइड करता है एंड इट इज पैरेलल टू व्हाट? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, नेक्स्ट इज अंडर मोनोपोली एआर एंड एमआर कर्व्स आर इंडिकेटेड बाय हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। मोनोपोली के अंदर क्या ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन से इंडिकेट करता है? सो नो, ये तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में मतलब बताता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन के अंदर। मोनोपोली में तो कैसा रहता है? वो स्लोप लेफ्ट से राइट की तरफ डाउनवर्ड, मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है इस तरीके से, है ना? और परफेक्ट कॉम्पिटिशन में इस तरीके से रहता है। सो नेक्स्ट इज अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन रेट ऑफ टीआर नेवर डिक्लाइंस। टोटल रेवेन्यू की जो रेट है वो कभी भी डिक्लाइन नहीं होती है, बट मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के अंदर इट डज। सो ये बिल्कुल करेक्ट है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर टोटल रेवेन्यू की रेट डिक्लाइन नहीं होती है, लेकिन मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक के अंदर टोटल रेवेन्यू की जो कंडीशन है वो डिक्लाइन होती है। सो बिकॉज ऐसा क्यों है? रेट ऑफ टीआर इज इक्वल टू एमआर। टीआर की रेट है वो एमआर के बराबर है, विच इज कॉन्स्टेंट, जो कि कॉन्स्टेंट है, लेकिन कौन से मार्केट के अंदर? परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर। बट टेंड्स टू डिक्लाइन अंडर मोनोपोली, लेकिन मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के अंदर जो ये रेट है वो डिक्लाइन करने लगती है। ठीक है, और परफेक्ट कॉम्पिटिशन में तो दोनों बराबर होते हैं, राइट? नाउ एआर इज ऑलवेज ग्रेटर देन एमआर अंडर मोनोपोली। एआर जो होता है मोनोपोली के अंदर और मोनोपोलिस्टिक के अंदर हमेशा एमआर से ग्रेटर रहता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है ना? एमआर क्या कर जाता है? एमआर जल्दी फॉल डाउन हो जाता है उसके अंदर। सो मोनोपोली में एआर टेंड्स टू फॉल एंड फॉलिंग एआर इंप्लाइज फॉलिंग एमआर एट हायर रेट। सो एआर का फॉल होना का मतलब क्या है कि एमआर में भी फॉल हो रहा है लेकिन हायर रेट पे। ये देखिए, ठीक है, दोनों फॉल हो रहे हैं लेकिन यहाँ पे एमआर जल्दी से फॉल हो गया है। ठीक है,
falling at the higher rate. Next is under monopoly TR curve increases only at diminishing rate. monopoly के अंदर आपका जो TR curve होता है वो increase करता है, लेकिन कौन सी रेट पे? diminishing rate पे. तो ये बिल्कुल करेक्ट है. Total revenue curve increases only at diminishing rate because a monopolistic can sell more only if he lowers the price of his product. monopolistic competition में monopoly में क्या होता है कि जो producer होता है वो अपने product को ज्यादा सिर्फ उसी condition में बेचेगा जब वो अपने product की price को low कर देगा. ठीक है. Accordingly, MR tends to decline following a decline AR. और इसी वजह से AR के decline होते होते MR भी decline होने लग जाता है. ठीक है. So यहाँ पे ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. What? Lowering the price. Okay? So ये सारे क्वेश्चंस थे आपके कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू से. आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे. अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में नहीं आया है तो वो आप पूछ सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को शेयर करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना. थैंक यू सो मच.